इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो वो वैसे तो कागजों और आंकड़ों से शुरू होता है, लेकिन इसका सीधा असर हमारे देश के भविष्य पर पड़ता है। हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारत की जनगणना की, यानी सेंसस। हमारे पास आज शोध सामग्री, इंफोग्राफिक्स और सांख्यिकी रिपोर्टों का एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। और इन्हीं के जरिए हम भारत की जनगणना के 150 साल के लंबे इतिहास को खंगालने वाले हैं। हाँ, और सिर्फ इतिहास नहीं, 2027 में होने वाले इसके पूरी तरह से डिजिटल भविष्य पर भी हम नजर डालेंगे। तो हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। ये समझना कि जनगणना महज लोगों की गिनती करने का कोई सरकारी अभियान भर नहीं है। सही कहा। ये असल में देश की डेमोग्राफी, हमारी सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक स्थिति का एक बहुत ही व्यापक और जीवंत मानचित्र है। एकदम सही। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके कानूनी और संवैधानिक ढांचे को देखें तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो सरकार अपनी मर्जी से जब चाहे कर ले। इसका एक ठोस आधार है। बिल्कुल है। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो इसे बहुत ही साफ तरीके से बांटा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची है, जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, हाँ, यूनियन लिस्ट, उसमें एंट्री नंबर 69 पर जनगणना का जिक्र है और ये सीधे तौर पर अनुच्छेद 246 के तहत आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब ये है कि संविधान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पूरे देश की गिनती कराने का एक्सक्लूसिव अधिकार और जिम्मेदारी केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकारें अपनी तरफ से राष्ट्रीय स्तर की जनगणना नहीं करा सकती। अच्छा, ये तो अधिकार की बात हो गई, लेकिन कानून क्या कहता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास जो जनगणना अधिनियम 1948 है, वो दरअसल सरकार को जनगणना कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं करता है। रुको, मतलब कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि हर 10 साल में जनगणना होनी ही चाहिए? नहीं, कहीं नहीं लिखा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि हर दशक में ये गिनती होती है। यही तो इस पूरे सिस्टम की सबसे हैरान करने वाली बात है। 1948 का जो कानून है वो सरकार को पावर तो देता है, एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क देता है, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं देता। एकदम सही, कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं करता। ये एक बहुत ही लचीला ढांचा है। और अगर हम उस संस्था की बात करें जो इस पूरे विशाल अभियान को चलाती है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, हाँ, यानी RGI, उस पद का सृजन भी आजादी के बाद 1949 में हुआ था। यही वो नोडल एजेंसी है जिसके कंधों पर 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती है। अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये कहानी 1872 से शुरू होती है। उस समय लॉर्ड मियो का कार्यकाल था और तब पहली जनगणना हुई थी। लेकिन वो असमकालिक थी, मतलब पूरे देश में एक साथ नहीं हुई थी। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर गिनती की गई थी। और फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में पहली बार समकालिक यानी सिंक्रोनस जनगणना हुई। हाँ, पूरे देश को एक साथ कवर किया गया था, जिसने एक व्यवस्थित शुरुआत की। सही कहा। और अगर हम इन ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ें और उस समय के नजरिए को देखें तो एक बहुत बड़ा फर्क समझ में आता है। कैसा फर्क? 1881 में जब अंग्रेजों ने पहली बार पूरे देश में एक साथ जनगणना शुरू की तो उनका इरादा भारत के लोगों का कोई विकास या कल्याण करना नहीं था। उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करना। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, टैक्स वसूलने के लिए लोगों का एक सटीक डेटाबेस तैयार करना। इसकी लिए तकनीक पूरी तरह से मैनुअल थी, बस पेन और पेपर वाली गिनती। टैक्स और कंट्रोल। लेकिन जब हम 1951 की बात करते हैं, जो आजाद भारत की पहली जनगणना थी, तो इस पूरी कवायद का दर्शन ही बदल गया। हाँ, क्योंकि तब तक हम एक आजाद लोकतंत्र बन चुके थे, हमारी प्राथमिकताएं बदल गई थी। एकदम सही। 1951 की जनगणना का मुख्य फोकस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक ठोस नींव रखना था, एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाना था। और उस वक्त देश विभाजन की बहुत बड़ी त्रासदी से भी तो गुजरा था। हाँ, तो सीमा पार से आए लाखों शरणार्थियों की सटीक गिनती करना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी इसका एक बहुत बड़ा मकसद था। ये बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं था, बल्कि देश को देखने के नजरिए का था। और नजरिए का ये बदलाव उन आंकड़ों में भी झलकता है जो हर दशक सामने आते हैं। चलिए अब 2011 की जनगणना के कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर बात करते हैं, जो हमारी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। बिल्कुल। 2011 के जो आंकड़े थे ना, वो आज भी दिमाग घुमा देते हैं। मतलब कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ दर्ज की गई थी।
अब इसे समझने के लिए एक मजेदार तुलना देखिए। बताइए। सिर्फ हमारे एक राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 19.98 करोड़ थी, जो देश का 16.5% हिस्सा है। अगर यूपी एक अलग देश होता ना, तो वो दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर होता। बाप। सोचिए, एक राज्य और एक पूरा देश बराबर। ये तुलना वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि भारत का स्केल कितना विशाल है। और अगर हम दशकीय वृद्धि दर यानी डिकेडल ग्रोथ रेट, हाँ, उसकी बात करें तो 2001 से 2011 के बीच ये 17.7% रही। वहीं जनसंख्या घनत्व, जिसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और ये आंकड़ा 2001 के 324 से बढ़ा था। हाँ, जो कि हमारे स्रोतों के अनुसार 3 गुना नहीं बल्कि 2 गुने से थोड़ा कम बढ़ा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जमीन उतनी ही है, लेकिन उस पर रहने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जो हमारे संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। लेकिन भीड़ तो बड़ी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ नकारात्मक ही है। हमने साक्षरता यानी लिटरेसी में भी जंप लिया था। बिल्कुल। 2011 में साक्षरता दर 74.04% तक पहुंच गई थी। इसमें पुरुषों की साक्षरता करीब 82% और महिलाओं के 65% के आसपास थी। हालांकि राज्यों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। वो कैसे? एक तरफ केरल था, जो 94% के साथ सबसे टॉप पर बैठा था, और दूसरी तरफ बिहार था, जो लगभग 62% के साथ सबसे नीचे था। ये अंतर ही बताता है कि विकास किस तरह से कुछ राज्यों तक सीमित रहा और कुछ पीछे छूट गए। बिल्कुल। ये आंकड़े महज नंबर नहीं है, ये हमारी सामाजिक सच्चाई का आईना है। और जब हम 2011 के सामाजिक संकेतों को और धार्मिक डेमोग्राफी को गहराई से देखते हैं, तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड सामने आते हैं। हाँ, अक्सर इस पर बहुत चर्चा होती है कि किस धर्म की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। 2011 के डेटा के अनुसार मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 24.6% के साथ सबसे अधिक रही। लेकिन अगर हम सिर्फ उस एक आंकड़े को देखकर रुक जाएं, तो हम एक बहुत बड़ी तस्वीर मिस कर देंगे। तो वो बड़ी तस्वीर क्या है? बड़ी तस्वीर वह पैटर्न है जो सभी धार्मिक समूहों में दिख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हर एक धर्म की दशकीय वृद्धि दर में पिछले दशक की तुलना में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है। अच्छा, हर धर्म में गिरावट आई है? हाँ, चाहे वो हिंदू वृद्धि दर हो जो 16.8% रही, ईसाई 15.5%, सिख 8.4% या सबसे कम जैन जो 5.4% रही, सबकी ग्रोथ रेट धीमी हुई है। इसका मतलब है कि पूरा देश, चाहे लोग किसी भी धर्म के हों, जनसांख्यिकीय स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी आ रही है। परिवार नियोजन का असर हर समुदाय पर दिख रहा है। इसके अलावा 2011 का वर्ष सामाजिक समावेश के लिए भी ऐतिहासिक रहा। हाँ, क्योंकि इसमें पहली बार 4.9 लाख ट्रांसजेंडरों की अलग से गिनती की गई थी। ये उन्हें एक आधिकारिक पहचान देने का बहुत बड़ा कदम था। ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिंगानुपात यानी 6 के जो आंकड़े थे, वो काफी चिंताजनक थे। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। इसमें भी केरल 1084 के साथ सबसे आगे था और दमन और दीव महज 618 के साथ सबसे नीचे। लेकिन ओवरऑल लिंगानुपात से भी बड़ी जो चिंता की बात थी, वो थी बाल लिंगानुपात। हाँ, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का जो सेक्स रेशो था, वो 2001 के 927 से गिरकर 2011 में 919 हो गया। बाल लिंगानुपात का इस तरह से गिरना समाज के लिए खतरे की घंटी है। समग्र लिंगानुपात में भले ही थोड़ा सुधार दिख रहा हो, क्योंकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। बिल्कुल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लेकिन बच्चों के स्तर पर लड़कियों की संख्या का घटना ये बताता है कि समाज की जड़ में अभी भी कन्या भ्रूण हत्या या लड़कियों को लेकर जो एक नकारात्मक सोच है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसका सीधा असर भविष्य की डेमोग्राफी और समाज के संतुलन पर पड़ने वाला है। एकदम सही बात है। और अब हम उस नए पर खड़े हैं जहां ये सारे पुराने आंकड़े, ये 2011 के सारे रेफरेंस पॉइंट बदलने वाले हैं। क्योंकि 1881 से लेकर 2011 तक हर 10 साल में जनगणना होने का जो 350 साल पुराना एक अटूट रिकॉर्ड चला आ रहा था, वो दुर्भाग्य से टूट गया। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना को स्थगित करना पड़ा और भारत के इतिहास में पहली बार ये दशक का क्रम टूटा है। अब हमारी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 में होने जा रही है। हाँ,
और इसके लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट संदर्भ तिथियां यानी रेफरेंस डेट्स भी तय की गई हैं। जैसे जो हमारे बर्फीले और दुर्गम क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हाँ, वहाँ सर्दियों में तो काम मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बर्फबारी के कारण। इसलिए उनके लिए यह संदर्भ तिथि अक्टूबर 2026 होगी, जबकि शेष भारत के लिए यह 1 मार्च 2027 निर्धारित की गई है। ठीक है, ये इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि 2027 की ये गिनती कोई पुरानी स्टाइल वाली गिनती नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने वाली है। मतलब वो जो सरकारी अधिकारी कागज के बड़े बड़े रजिस्टर लेके घर घर आते थे, वो तस्वीर अब पूरी तरह से बदलने वाली है। ये डिजिटल छलांग एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति है। प्रगणकों के पास, मतलब जो एन्यूमरेटर्स होते हैं, हाँ, उनके पास अब कागज के पुलिंदों की जगह सीधा एक मोबाइल ऐप होगा। और उससे भी बड़ी बात, देश के नागरिकों के लिए एक स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि लोग घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। एकदम सही। और ये पूरी सुविधा 16 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होगी, ताकि भाषा की कोई रुकावट ना रहे। ये तो बहुत ही एडवांस सिस्टम लग रहा है। पीछे के मैनेजमेंट के लिए भी कुछ तैयार किया गया है क्या? बिल्कुल। इस पूरी विशाल प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक CMMS पोर्टल तैयार किया गया है। CMMS यानी सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके जरिए दिल्ली में बैठे अधिकारी रियल टाइम निगरानी कर सकेंगे, डेटा की क्वालिटी की तुरंत जांच की जा सकेगी, और फील्ड में काम कर रहे लाखों प्रगणकों के पेमेंट का मैनेजमेंट भी आसानी से होगा। हाँ, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिस्टम कागजी कार्रवाई को पूरी तरह से खत्म कर देगा। डेटा को प्रोसेस करने में जो सालों लग जाते थे, वो समय अब बहुत कम हो जाएगा। सुनने में तो ये डिजिटल सपना बहुत ही शानदार लगता है। कॉर्पोरेट ऑफिस या बड़े शहरों के लिए तो ये परफेक्ट है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या ये इतना आसान होगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां हर कुछ किलोमीटर पर परिस्थितियां बदल जाती हैं, नेटवर्क का इशू होता है। तो इस डिजिटल सिस्टम के साथ कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी तो खड़ी होंगी। चुनौतियां तो बहुत गहरी हैं। सबसे बड़ी समस्या है डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल विभाजन। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और यहाँ तक कि शहरी गरीबों के बीच भी आज इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल की समझ में भारी कमी है। ऐसे में एक सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल वहां कैसे काम करेगा? वही तो दूसरी सबसे बड़ी चिंता इसी स्वगणना को लेकर है। जब लोग खुद पोर्टल पर अपना डेटा भरेंगे, तो गलत जानकारी देने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग की बहुत अधिक संभावना है। क्या पता कोई अनजाने में गलत विकल्प चुन ले या कोई जानबूझकर अपनी आर्थिक स्थिति छुपा ले। बिल्कुल। और डेटा प्राइवेसी का भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। 14 करोड़ लोगों का डिजिटल डेटाबेस हैकर्स के लिए तो खजाने जैसा होगा। एकदम सही कहा आपने। साइबर सिक्योरिटी आज के समय का सबसे बड़ा रिस्क है। इतनी बड़ी आबादी का संवेदनशील डेटा सुरक्षित रखना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। और इन तकनीकी चुनौतियों से अलग एक बहुत ही व्यावहारिक और रोजमर्रा की समस्या भी है, जो डेटा में देरी के कारण पैदा हुई है। वो क्या है? चूंकि 2021 की जनगणना नहीं हुई, हम आज 2026 में भी 2011 के पुराने डेटा पर निर्भर हैं। आबादी बढ़ गई है, कई लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए होंगे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड 15 साल पुराने हैं। अरे हाँ, इसका सीधा नुकसान ये हो रहा है कि आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PTS या राशन व्यवस्था से लाखों ऐसे लोग बाहर हो गए हैं जो असल में इसके पात्र लाभार्थी हैं। बिल्कुल, महज इसलिए क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उनका वजूद ही अपडेट नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही गंभीर बिंदु है कि महज एक डेटा अपडेट न होने की वजह से आम इंसान को राशन तक नहीं मिल पा रहा है। अब जब हम डेटा और उसकी जटिलताओं की बात कर ही रहे हैं, तो इस जनगणना से जुड़े सबसे बड़े विवादों और बहसों पर भी चर्चा करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि जनगणना केवल गिनती नहीं है, ये अक्सर राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन जाती है। सबसे पहले तो लोगों के मन में जनगणना और NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर अक्सर बहुत भ्रम रहता है। कई लोग मानते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है। इस भ्रम को दूर करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों बुनियादी रूप से अलग अलग है और इनके कानून भी अलग है। अच्छा। जनगणना एक शुद्ध सांख्यिकीय डेटा है। जब आप जनगणना के लिए अपनी जानकारी देते हैं, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत वो जानकारी पूरी तरह से गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल होती है। मतलब कोई भी वो जानकारी नहीं निकाल सकता? नहीं, यहाँ तक कि पुलिस या अदालत भी किसी मामले की जांच के लिए आपके व्यक्तिगत जनगणना रिकॉर्ड की मांग नहीं कर सकती। इसका उद्देश्य सिर्फ डेमोग्राफिक विश्लेषण करना है।
और एनपीआर इसके मुकाबले कैसे अलग है? दूसरी तरफ एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आता है और ये सामान्य निवासियों की पहचान का एक विस्तृत डेटाबेस है। निवासियों का? हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये केवल नागरिकों का नहीं बल्कि निवासियों का रजिस्टर है, यानी रेजिडेंट्स का। कोई भी व्यक्ति चाहे वो विदेशी ही क्यों न हो, अगर वो किसी क्षेत्र में 6 महीने से रह रहा है या अगले 6 महीने रहने का इरादा रखता है तो उसे एनपीआर में दर्ज किया जाएगा। समझ गया। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि एनपीआर में जनगणना जैसी पूर्ण गोपनीयता की सुरक्षा नहीं होती है। इसका मकसद देश में रहने वालों की पहचान तय करना है। यह स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। और एक और बड़ा मुद्दा जो 2027 की जनगणना के लिए सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो है जातीयगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस की मांग। हाँ, ये बहुत बड़ा विषय है। भारत में 1931 के बाद से कभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य किसी भी जाति के आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं। 2011 में सरकार ने एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, जिसे SECC कहते हैं, कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो डेटा पूरी तरह से फेल हो गया। हाँ। 2011 का वो प्रयोग प्रशासनिक तौर पर एक आपदा साबित हुआ था। उसमें हुआ ये था कि लोगों ने जाति के कॉलम में अपने गोत्र, अपने गांव के नाम, यहाँ तक कि अपने निकनेम तक लिखवा दिए थे। अरे बाप रे। नतीजतन सरकार के पास 46 लाख अलग अलग श्रेणियां बन गईं और पूरे डेटाबेस में करीब 8 करोड़ से अधिक त्रुटियां पाई गईं। अंततः उस डेटा को पूरी तरह से अविश्वसनीय घोषित करके ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। लेकिन अब ये मांग फिर से जोर पकड़ रही है, खासकर 2023 में बिहार के हालिया जाति सर्वेक्षण के बाद। उस सर्वे में ओबीसी और ईबीसी आबादी को मिलाकर लगभग 63% बताया गया है। इस आंकड़े के बाहर आने के बाद से ही 2027 में राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत डेटा एकत्र करने का दबाव बहुत तेज हो गया है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर देश पूरी तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। अगर हम इस मुद्दे के दोनों पक्षों का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करें बिना किसी का पक्ष लिए, तो इसके समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं वे इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक हमारे पास सटीक डेटा नहीं होगा तब तक आरक्षण और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सही लक्ष्यीकरण कैसे होगा। मतलब सही लोगों तक योजनाएं कैसे पहुंचेंगी? बिल्कुल, टारगेटिंग कैसे होगी। समर्थकों का ये भी कहना है कि ओबीसी उपवर्गीकरण के लिए जो रोहिणी आयोग बना था उसकी सिफारिशों को सही मायनों में लागू करने के लिए ये जानना नितांत आवश्यक है कि किस जाति की वास्तविक स्थिति क्या है। और इसके विरोध में जो तर्क है वो क्या कहते हैं? विरोधियों का मानना है कि ये कदम समाज को पीछे की ओर ले जाएगा। उन्हें डर है कि जातियों को आधिकारिक रूप से गिनने से समाज में विभाजन पैदा होगा और जातिवाद और अधिक गहरा हो जाएगा। उनका ये भी तर्क है कि ये पूरी कवायद केवल वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए है। और आरक्षण की सीमा का भी तो एक मुद्दा है। हाँ, एक बड़ा डर ये भी है कि अगर ये साबित हो गया कि कुछ जातियों की आबादी बहुत ज्यादा है तो 50% आरक्षण की जो सर्वोच्च न्यायालय की सीमा है उसे तोड़ने की मांग बहुत आक्रामक हो जाएगी। और तकनीकी स्तर पर देखें तो पूरे देश की लाखों उपजातियों का मानकीकरण करना, यानी उन्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना, एक बेहद जटिल और लगभग असंभव सा काम है, जैसा 2011 में साबित भी हुआ था। बिल्कुल सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये आंकड़े, ये डिजिटल तकनीक और ये जातिगत बहसें, ये सब महज बातचीत का हिस्सा नहीं है। ये सीधे तौर पर राजनीति और सत्ता के संतुलन को प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि देश में लोग कितने हैं, बल्कि बात ये भी है कि वे लोग देश के किस हिस्से में हैं। और यहीं पर परिसीमन का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद सवाल सामने आता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो परिसीमन ही वो प्रक्रिया है जो इन सारे जनसांख्यिकीय आंकड़ों को सीधे राजनीतिक शक्ति में बदल देती है। डेलिमिटेशन, राइट? हाँ, डेलिमिटेशन। आसान भाषा में कहें तो परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और उनकी संख्या का पुनर्निर्धारण करना। अभी स्थिति ये है कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो लोकसभा सीटें तय की गई थी, सरकार ने 84वें संविधान संशोधन के जरिए उन्हें 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया था। कहा गया था कि 2026 तक सीटों की संख्या नहीं बदलेगी। और अब वो डेडलाइन करीब आ रही है। संविधान के अनुच्छेद 82 के प्रावधानों के अनुसार 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी, जो अब साफ तौर पर 2027 में होने जा रही है, हाँ, वही अगले परिसीमन का आधार बनेगी। मतलब 2027 के आंकड़ों के हिसाब से तय होगा
कि किस राज्य को संसद में कितनी सीटें मिलेंगी। बिल्कुल। और इसके कारण लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भारी उथल-पुथल मचना लगभग तय है। और इसी बात ने देश में एक बहुत गहरी उत्तर दक्षिण विभाजन की चिंता को जन्म दे दिया है। नॉर्थ साउथ डिवाइड। हाँ, अगर कोई भी देखे तो दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ने पिछले दशकों में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की राष्ट्रीय नीतियों को बहुत सख्ती से और शानदार तरीके से लागू किया है। वहां जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम रही है। इसके उलट उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में आबादी तेजी से बढ़ी है। तो डर क्या है? अब दक्षिण के राज्यों को ये डर सता रहा है कि अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ तो जाहिर है उनकी सीटें घट जाएंगी और संसद में उत्तर भारत का राजनीतिक प्रभुत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या विकास के लक्ष्यों को हासिल करने और जनसंख्या नियंत्रण की राष्ट्रीय नीति का ईमानदारी से पालन करने के लिए दक्षिणी राज्यों को दंडित किया जाएगा? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये भारतीय लोकतंत्र और संघवाद के सामने एक बहुत बड़ी नैतिक और राजनीतिक चुनौती है। देखिए, एक तरफ लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट, जिसका सीधा अर्थ है कि जहां अधिक आबादी है वहां अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जिन राज्यों ने अपने संसाधन लगाए, शिक्षा बढ़ाई और राष्ट्रीय नीतियों को लागू करके अपनी आबादी को कंट्रोल किया, क्या उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज और अपनी ताकत कम होने का इनाम मिलना चाहिए? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसका समाधान खोजना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। यह वाकई एक बेहद जटिल स्थिति है। अब इस पूरी लंबी चर्चा को सुनने के बाद किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि इन सभी बड़ी बड़ी राजनीतिक और जनसांख्यिकीय बातों का उनके रोजमर्रा के जीवन से क्या सीधा वास्ता है? ये विश्लेषण सुनने वालों के लिए क्यों मायने रखता है? तो इसका जवाब बहुत ही सीधा है। सटीक डेटा ही सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की नींव है। आपके शहर में कितने नए अस्पताल बनने चाहिए, नई सड़कों की जरूरत कहाँ है, किन राज्यों को केंद्र सरकार से टैक्स का कितना पैसा मिलेगा, ये सब 15वें या 16वें वित्त आयोग द्वारा इसी जनगणना के डेटा के आधार पर तय होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसके तहत राशन मिलता है, इन सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन इसी डेटा पर निर्भर करता है। शहरों में आज जो हम भयंकर ट्रैफिक और भीड़ देखते हैं, उसका जो शहरी नियोजन होता है वो जनगणना के प्रवासन यानी माइग्रेशन डेटा पर आधारित होता है। यहाँ तक कि जिस महंगाई दर के आधार पर देश की आर्थिक नीतियां और ब्याज दरें तय होती हैं, उसका मूल आधार भी जनगणना के आंकड़े ही होते हैं। मतलब बिना सटीक डेटा के सरकार आंख बंद करके तीर चला रही है। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक सरकार के पास देश का एक स्पष्ट और ताजा चित्र नहीं होगा, तब तक कोई भी योजना जमीन पर सही तरीके से काम नहीं कर सकती। 2027 की जनगणना भारत के लिए महज 10 साल में होने वाला एक रूटीन सांख्यिकीय अभ्यास नहीं है। ये एक अभूतपूर्व डेटा क्रांति का अवसर है। एकदम भारत की जनसंख्या और उसका भविष्य, ये एक ऐसा विषय है जो मतलब दिखने में शायद सिर्फ आंकड़ों की एक लंबी सूची लगे, बिल्कुल, लेकिन असल में ये पूरे देश के विकास का एक विस्तृत ब्लूप्रिंट है। हाँ, और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम भारत की जनगणना 2027 का एक विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और ये विश्लेषण मुख्य रूप से 2 India_2027_digital_census नामक स्रोत से मिली जानकारियों पर आधारित है। सही कहा। इस चर्चा का मुख्य मिशन ही यह समझना है कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास होने जा रही है। और साथ ही हम ये भी डिकोड करेंगे कि तकनीक के माध्यम से भारत में डेटा संग्रह और नीति निर्माण की व्यवस्था कैसे हमेशा के लिए बदलने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी देश की जनसांख्यिकी को समझना मतलब उसका सटीक आकलन करना हमेशा से एक जटिल चुनौती रही है, बहुत बड़ी चुनौती। और जब बात भारत जैसे विशाल, भौगोलिक रूप से विविध और घनी आबादी वाले देश की हो, तो ये चुनौती एक महाकाव्य के स्तर तक पहुंच जाती है। एकदम सही कह रही हैं आप। अगर हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ पर नजर डालें तो भारत की जनगणना 2027 कोई आम सरकारी अभ्यास नहीं है। ये भारत की कुल 16वीं जनगणना है। और अगर स्वतंत्रता के बाद से देखा जाए तो? स्वतंत्रता के बाद से देखा जाए तो ये 8वीं जनगणना होगी। इस पूरी सांख्यिकीय प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। 1872 से काफी लंबा इतिहास है। हाँ,
उसके बाद 1881 से ये हर 10 साल के अंतराल पर नियमित रूप से होती आ रही है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना को टालना पड़ा था। जो कि एक अभूतपूर्व स्थिति थी। बिल्कुल, लेकिन उस देरी ने अगर सकारात्मक नजरिए से देखें तो एक तरह से इस पूरी प्रणाली को बुनियादी रूप से अपग्रेड करने का एक बहुत बड़ा अवसर भी दे दिया। और ये अपग्रेड कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका अंदाजा हाल ही में मंजूर किए गए बजट से लगाया जा सकता है। हाँ, बजट के आंकड़े काफी दिलचस्प है। स्रोत के अनुसार 12 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इस महाअभियान के लिए पूरे 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। जी, 11,718 करोड़ से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी धनराशि है और सबसे अहम बात यह है कि इसकी पूरी लागत का वहन केवल केंद्र सरकार द्वारा किया, जो कि इस प्रोजेक्ट की अहमियत को दर्शाता है। बिल्कुल। अगर हम इस बजट की गहराई में जाएं तो ये स्पष्ट होता है कि ये पैसा केवल कर्मचारियों के भत्ते के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बहुत बड़े डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण, सर्वर की स्थापना और उन्नत डेटा सुरक्षा प्रणालियों पर खर्च किया जाए, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत के अनुसार 2027 की डिजिटल जनगणना के 3 मुख्य स्तंभ या पिलर्स तय किए गए। पहला स्तंभ है डिजिटल जनगणना। ये पहला स्तंभ इस पूरी नई प्रणाली की रीढ़ है। एक तरह से डिजिटल जनगणना का सीधा सा अर्थ ये है कि भारत के इतिहास में पहली बार यह पूरी प्रक्रिया 100% कागज रहित होने जा रही है। यानी पूरी तरह से पेपरलेस। एकदम पेपरलेस। डेटा इकट्ठा करने वाले कर्मचारी, जिन्हें हम प्रगणक कहते हैं, वो अब अपने साथ भारी भरकम कागजी रजिस्टर और फॉर्म लेकर घर घर नहीं जाएंगे। तो वे डेटा कैसे दर्ज करेंगे? इसके बजाय इस काम के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया मोबाइल एप्लीकेशन उपयोग में लाया जाएगा और ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर काम करेगा। ये तो बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। और मैंने स्रोत में पढ़ा कि भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को 16 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। जी हाँ, 16 से ज्यादा भाषाएं। और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर आप पूछें तो वो है डेटा प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम करना। वो कैसे? देखिए, पारंपरिक कागजी जनगणना में डेटा इकट्ठा करने के बाद उसे भौतिक रूप से केंद्रों पर भेजना पड़ता था। हाँ, फिर वहां बैठे ऑपरेटर उसे कंप्यूटर में फीड करते थे। हाँ, जिसमें बहुत समय लगता था। बिल्कुल। फिर उस डेटा को साफ करके रिपोर्ट तैयार करना, इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते थे। बाप रे, 2 से 3 साल सिर्फ डेटा प्रोसेस करने में। हाँ, लेकिन अब डिजिटल प्रणाली के कारण ये पूरा चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा। समय की ये बचत तो नीति निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अब चर्चा को दूसरे स्तंभ की ओर ले चलते हैं, जो है जाति आधारित गणना। ये भी एक बहुत ही अहम बदलाव है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी CCPA द्वारा इस कदम को आधिकारिक मंजूरी दी गई है। जी, इस बार की जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के डेटा के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जातियों का डेटा भी विस्तार से दर्ज किया जाएगा। इस बिंदु पर स्रोत के नजरिए को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। अक्सर इस विषय पर समाज में कई तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन अगर हम इसे विशुद्ध रूप से एक सांख्यिकीय और जनसांख्यिकीय तथ्य के रूप में देखें तो इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। यानी एक डेटा पॉइंट के तौर पर। बिल्कुल। 1931 के बाद ये पहली बार है जब भारत में इतने व्यापक स्तर पर सभी जातियों की जनगणना होने जा रही है। 1931 के बाद? ये बहुत लंबा अंतराल है। बहुत लंबा। और किसी भी आधुनिक राष्ट्र को अपनी विकास नीतियों बनाने, संसाधनों का न्याय संगत वितरण करने और समाज के हर वर्ग की वास्तविक सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए ठोस डेटा की जरूरत होती है। ना, सटीक डेटा की नीतियां कैसे बनेंगी? वही बात है। ये दूसरा स्तंभ ठीक वही सांख्यिकीय आधार प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि भविष्य की योजनाएं केवल अनुमानों पर नहीं बल्कि यथार्थवादी आंकड़ों पर आधारित हों। ये सांख्यिकीय नजरिया इस पूरी कवायद के उद्देश्यों को स्पष्ट कर देता है। अब हम तीसरे और यकीनन सबसे अनूठे स्तंभ पर आते हैं, स्वगणना या सेल्फ इन्यूमरेशन। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है और ये भारतीय प्रशासनिक इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इस प्रणाली के तहत नागरिकों को एक सुरक्षित वेब पोर्टल के जरिए खुद अपने परिवार का डेटा भरने का विकल्प दिया जाएगा। जी, आजकल लोग अपना अधिकतर काम ऑनलाइन ही तो करते हैं। बिल्कुल।
चाहे वो बैंक का काम हो या फ्लाइट की टिकट बुक करना। सही बात है। अब उसी तर्ज पर कोई भी नागरिक सरकारी प्रगणक के उनके घर पहुंचने से पहले ही अपने घर बैठे पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज कर सकता है। ये तो बहुत ही सशक्त करने वाला कदम लगता है ना? इस स्वगणना प्रणाली के दो बहुत गहरे और दूरगामी लाभ है। वो कौन से? पहला लाभ निजता यानी प्राइवेसी से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपना डेटा सिस्टम में फीड करता है तो उसे ये आश्वासन रहता है कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से नहीं जा रही। मतलब प्राइवेसी बनी रहती है। हाँ, डेटा सीधे सुरक्षित सर्वर तक पहुंच रहा है। और दूसरा बड़ा लाभ है सटीकता का। एक्यूरेसी। जी, पारंपरिक तरीके में कई बार प्रगणक के थक जाने या उच्चारण सही से न समझ पाने के कारण नामों की स्पेलिंग, उम्र या पेशे से जुड़ी गलतियां हो जाती थी। हाँ, ये बहुत आम बात थी। जब लोग खुद अपनी जानकारी भरेंगे तो इन मानवीय त्रुटियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। यह प्रणाली पूरे राष्ट्रीय डेटा संग्रह की गुणवत्ता को एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएगी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक छोटा सा तकनीकी बदलाव पूरे डेटाबेस की शुद्धता को बढ़ा सकता है। बिल्कुल। ये तीनों स्तंभ मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं, लेकिन इतने बड़े देश में इसे जमीन पर उतारने की प्रक्रिया भी उतनी ही जटिल है। बहुत जटिल है। स्रोत के अनुसार 2027 की ये जनगणना मुख्य रूप से दो अलग अलग चरणों में बांटी गई है। पहला चरण है मकान सूचीकरण या हाउस लिस्टिंग। जी, हाउस लिस्टिंग। ये चरण अप्रैल 2026 से शुरू होकर सितंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान राज्य सरकारें अपनी सुविधानुसार 30 दिनों की एक अवधि चुनेंगी, अपनी अपनी भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। सही। इस पहले चरण में हर मकान की मैपिंग की जाएगी, उसे एक नंबर दिया जाएगा और कुल 34 प्रकार की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। 34 प्रकार की? हाँ, जिसमें मकान की भौतिक स्थिति, पेयजल का स्रोत, शौचालय की व्यवस्था जैसी बुनियादी बातें शामिल हैं। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। क्योंकि इस बार प्रश्नावली में स्मार्टफोन का स्वामित्व और अनाज की खपत जैसे नए सवाल जोड़े गए हैं। ये नए सवाल दरअसल बदलते हुए भारत की कहानी कहते हैं। वो कैसे? स्मार्टफोन से क्या पता चलेगा? बजट की गिनती नहीं है। ये आंकड़ा सरकार को बताएगा कि देश के किस हिस्से में डिजिटल पैठ कितनी गहरी हो चुकी है और कहाँ अभी भी संचार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी डेटा के आधार पर भविष्य में ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी योजनाएं तैयार की जाएंगी। अब समझ आया। और वो अनाज की खपत वाला सवाल? अनाज की खपत का डेटा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझने में मदद करेगा कि क्या बढ़ती आय या शहरीकरण के साथ लोगों की खान पान की आदतों में कोई बुनियादी बदलाव आ रहा है। जैसे लोग बाजरा या रागी की तरफ वापस लौट रहे हैं क्या? बिल्कुल। क्या लोग पारंपरिक अनाजों की तरफ वापस लौट रहे हैं या उनका झुकाव पैकेज्ड फूड की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है? तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य नीतियों पर पड़ेगा। जी, ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों के लिए आगे की नीतियां तय करने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। काफी गहरी सोच है इसके पीछे। हाँ, और पहले चरण के इन महत्वपूर्ण आंकड़ों के बाद दूसरा चरण आएगा जनसंख्या गणना या पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। ये चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा ना? जी, फरवरी 2027 में। इसी दूसरे चरण में हर व्यक्ति का जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत डेटा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाएगा। इस 2 चरणों वाली प्रक्रिया को समझना काफी आसान हो गया। लेकिन जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल सामने आता है। कैसा सवाल? भारत जैसे देश में जहां जनगणना का काम हफ्तों तक चलता है, वहां एकरूपता कैसे सुनिश्चित की जाती है? मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि आज किसी एक इलाके में प्रगणक गए और वहां किसी का डेटा लिया, 10 दिन बाद किसी दूसरे इलाके में गए। इस बीच अगर कहीं कोई जन्म या मृत्यु हो जाए तो अंतिम आंकड़ा किस दिन का माना जाएगा? ये भ्रम कैसे दूर होता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया को एक सूत्र में बांधने के लिए एक संदर्भ तिथि या रेफरेंस डेट की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। संदर्भ तिथि? हाँ, 2027 की जनगणना के लिए ये संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 तय की गई है और इसका सटीक समय है मध्य रात्रि, यानी ठीक 12 बजे। रात के 12 बजे? जी, इसे एक विशाल स्नैपशॉट की तरह देखा जाना चाहिए। यानी अगर हम इसे ऐसे समझें कि हम पूरे देश की 140 करोड़ से अधिक आबादी की रात 12 बजे एक ही सेकंड में एक विशाल तस्वीर ले रहे हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है ये। तो अगर 1 मार्च की रात 12:01 पर किसी अस्पताल में कोई बच्चा जन्म लेता है
तो वो इस 2027 की जनगणना की आधिकारिक गिनती में शामिल नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि वो 12 बजे के स्नैपशॉट के बाद दुनिया में आया। अच्छा, और जो जानकारी 1 मार्च की मध्य रात्रि तक की स्थिति को दर्शाती है वही अंतिम मानी जाएगी। ये स्नैपशॉट का उदाहरण इस अवधारणा को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करता है। पूरी राष्ट्रीय सांख्यिकी इसी एक पल पर आधारित होती है। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद का भी जिक्र किया गया है। अपवाद वो क्या है? भारत की भौगोलिक विविधता के कारण हर जगह 1 मार्च को पहुंचना संभव नहीं है। कुछ विशेष क्षेत्र हैं, खासकर बर्फीले और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बिल्कुल। इन क्षेत्रों के लिए यह संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है। और इसके पीछे के लॉजिस्टिक कारण तो बहुत ही स्पष्ट हैं। सर्दियों के दौरान इन इलाकों में भारी बर्फबारी होती है। हाँ, रास्ते बंद हो जाते हैं। कई बार पूरे के पूरे गांव हफ्तों तक मुख्य मार्गों से कट जाते हैं। ऐसे में फरवरी या मार्च के महीने में वहां कर्मचारियों का पहुंचना और घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। एकदम असंभव। इसलिए प्रशासन ने ये दूरदर्शिता दिखाई है कि सर्दियों की बर्फबारी शुरू होने से पहले ही, यानी सितंबर 2026 तक, वहां जनसंख्या गणना का काम पूरा कर लिया जाए। तो 1 अक्टूबर 2026 को उन इलाकों के संदर्भ तिथि मानकर उनका डेटा सुरक्षित कर लिया जाएगा। जी, और बाद में उसे राष्ट्रीय डेटा में जोड़ दिया जाएगा। ये भौगोलिक चुनौतियों का एक बेहतरीन प्रशासनिक समाधान है। प्रशासन की इस योजना के साथ साथ इस बार जो तकनीकी बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है वो भी अभूतपूर्व है। बहुत ही एडवांस्ड है। स्रोत में जियो टैगिंग का प्रमुखता से उल्लेख है। इस बार हर रिहायशी इकाई यानी हर घर की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए एक विशेष वेब मैप एप्लीकेशन विकसित किया गया है जिसे HLB क्रिएटर यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर नाम दिया गया है। जी, और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का मतलब है एक ऐसा निर्धारित क्षेत्र जिसमें लगभग 100 से 150 घर आते हैं। तो जियो टैगिंग सुनिश्चित करेगी कि नक्शे पर हर घर की सटीक लोकेशन दर्ज हो। इसका सीधा फायदा ये है कि कोई भी सुदूर या झुग्गी झोपड़ी वाला घर गिनती से छूटेगा नहीं। और नहीं किसी घर की 2 बार गिनती होगी। बिल्कुल। इसके साथ ही एक CMMS पोर्टल भी है जिसका पूरा नाम सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये पोर्टल क्या करता है? ये पोर्टल केवल कागजों को डिजिटल नहीं कर रहा, बल्कि पूरी प्रक्रिया की लाइव ट्रैकिंग कर रहा है। दिल्ली में बैठे अधिकारी रियल टाइम में देख सकेंगे कि देश के किस जिले या ब्लॉक में कितना काम पूरा हो चुका है। ये तकनीकी निगरानी तो सच में व्यवस्था को पारदर्शी बनाएगी। लेकिन स्रोत में एक और तकनीकी पहल का जिक्र है जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, वो है कैश। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये कैश या सेंसस एज अ सर्विस की पहल सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में? ये उस डेटा के उपयोग के तरीके को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। हम अक्सर कॉर्पोरेट जगत में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS सुनते हैं। जी, SaaS मॉडल काफी लोकप्रिय है। उसी तर्ज पर सेंसस एज अ सर्विस का निर्माण किया गया है। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों को मशीन रीडेबल प्रारूप में डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय को अगले 5 सालों में नए प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना बनानी है। ठीक है। पहले उन्हें कई साल पुरानी PDF या कागजी रिपोर्ट खंगालने पड़ते थे, लेकिन अब कैश के माध्यम से वे सिस्टम से सीधे पूछ सकते हैं कि किसी विशिष्ट जिले में 0 से 5 साल के बच्चों की जनसंख्या का घनत्व क्या है, और सिस्टम तुरंत वो डेटा दे देगा। जी, सिस्टम तुरंत वो अद्यतन डेटा उनके सामने रख देगा। इसका मतलब है कि क्लिक ऑफ अ बटन पर स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा जैसे मंत्रालयों के पास नीतियां बनाने के लिए एकदम सटीक और विश्लेषणात्मक डेटा मौजूद होगा। ये पहल तो सरकारी कामकाज और नीति निर्माण की गति को कई गुना बढ़ा देगी। डेटा तक इतनी आसान पहुंच संसाधनों की बर्बादी को भी रोकेगी। बिल्कुल रोकेगी। लेकिन इन बेहतरीन सर्वरों, पोर्टल्स और तकनीकी प्रणालियों को चलाने के लिए जमीन पर इंसानों की जरूरत पड़ेगी। आखिर में काम तो लोगों को ही करना है। और इस मामले में जो आंकड़े स्रोत में दिए गए हैं वे किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के कार्यबल से कई गुना बड़े हैं। इस महाअभियान में लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी शामिल होंगे। 30 लाख, ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। हाँ, इनमें मुख्य रूप से सरकारी शिक्षकों और राज्य के अन्य कर्मचारियों को काम पर लगाया जाएगा। अब सवाल ये है कि 30 लाख लोगों को एक साथ एक ही सॉफ्टवेयर और एक ही नियमावली का प्रशिक्षण कैसे दिया जाए? इसके लिए कैस्केड मॉडल का उपयोग किया जाएगा। कैस्केड मॉडल ये एक तरह का पिरामिड
या ऊपर से नीचे तक प्रशिक्षण का प्रवाह है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशेषज्ञ, जिन्हें नेशनल ट्रेनर्स कहा जाता है, वो तैयार किए जाएंगे। अच्छा, फिर वो आगे ट्रेनिंग देंगे। जी, वे ट्रेनर्स अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जाकर वहां के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करेंगे। फिर वे मास्टर ट्रेनर्स जिलों और ब्लॉकों में जाकर 29 लाख फील्ड प्रगणकों को जमीनी स्तर का प्रशिक्षण देंगे। नाइस, ये तो एक बहुत ही सुव्यवस्थित श्रृंखला है। और इस पूरी मानव संसाधन प्रक्रिया का एक और बहुत ही सकारात्मक पहलू है जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जुड़ता है। रोजगार के बारे में? बिल्कुल, रोजगार का सृजन। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले इस अभ्यास के दौरान लगभग 1.02 करोड़ मानव दिवस का रोजगार पैदा होगा। 1 करोड़ से ज्यादा मैन डेज। इतना ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया है, इसलिए इसके तकनीकी ढांचे, सर्वरों और मोबाइल उपकरणों को संभालने के लिए लगभग 18,600 आईटी सहायकों की विशेष रूप से नियुक्ति की जाएगी। और इन युवाओं को करीब 18 महीने के लिए रोजगार मिलेगा, सही? जी, ये दर्शाता है कि ये सिर्फ एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं है, बल्कि इतने बड़े पैमाने पर मैन पावर का प्रबंधन खुद अर्थव्यवस्था में एक बड़ी गति और नतीजा प्रवाह लाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जी, मेरा मतलब है, हमने 11,000 करोड़ से ज्यादा के बजट, डिजिटल तकनीक, स्वगणना के विकल्प, संदर्भ तिथि के विज्ञान और 30 लाख कर्मचारियों की फौज के बारे में विस्तार से चर्चा की। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अक्सर जब समाज में जनगणना का जिक्र होता है तो कई तरह के कानूनी और तकनीकी शब्द आपस में उलझ जाते हैं। आप किस शब्द की बात कर रहे हैं? सबसे आम उलझन एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर होती है। स्रोत ने इस भ्रम को दूर करने के लिए दोनों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और कानूनी अंतर समझा है। ये बहुत जरूरी बिंदु है। ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों की कानूनी नींव और उद्देश्य बिल्कुल अलग हैं। कृपया इसे स्पष्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना की। इसका संचालन जनगणना अधिनियम 1948 के सख्त प्रावधानों के तहत किया जाता है। 1948 के एक्ट के तहत। जी, और इस कानून की सबसे बड़ी खासियत इसकी गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी है। जनगणना के तहत लिया गया किसी भी परिवार या व्यक्ति का डेटा पूरी तरह से गोपनीय होता है। तो इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। इसका उपयोग केवल वृहद स्तर पर सांख्यिकीय रिपोर्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ तक कि देश की अदालतें भी किसी भी आपराधिक या सिविल मामले में किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जनगणना डेटा साक्ष्य के रूप में नहीं मांग सकते। ये तो बहुत ही सख्त प्राइवेसी सुरक्षा है। और एनपीआर के मामले में क्या नियम है? इसके बिल्कुल विपरीत एनपीआर का संचालन नागरिकता अधिनियम 1955 के नियमों के तहत होता है। ये देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। तो इसका उद्देश्य सांख्यिकीय नहीं है? नहीं, इसमें दर्ज डेटा का उद्देश्य व्यक्तिगत पहचान स्थापित करना है। इसलिए एनपीआर का डेटा आवश्यकता पड़ने पर अन्य सरकारी विभागों के साथ साझा किया जा सकता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को एक समझना पूरी तरह गलत होगा। कानूनी और व्यवहारिक दोनों रूपों से ये अलग हैं। ये कानूनी स्पष्टता बहुत ही जरूरी थी। अब तक की इस पूरी गहन चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि जनगणना कोई ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ दिल्ली के किसी सरकारी दफ्तर में बैठ के होता है। बिल्कुल नहीं, ये हर इंसान से जुड़ा है। इसका सीधा असर सड़क पर चलने वाले हर इंसान के भविष्य पर पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐप में या वेब पोर्टल पर भरी जाने वाली जानकारी सिर्फ कुछ बाइट्स का डेटा नहीं है। वो डेटा देश का भविष्य है। सही कहा। यही डेटा ये तय करेगा कि अगले 10 सालों में कहाँ नए स्कूल और कॉलेज खोलने की जरूरत है, कहाँ अस्पताल बनने चाहिए। जी, इसी से तय होगा कि देश के किस हिस्से में नई ट्रेनें चलाई जानी चाहिए और किस राज्य को केंद्रीय बजट से कितना हिस्सा मिलना चाहिए। कुल मिलाकर ये डेटा भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधनों के बंटवारे और देश के समग्र विकास की सबसे मजबूत नींव है। एकदम सटीक विश्लेषण है। जब हम इस डिजिटल छलांग, 30 लाख कर्मचारियों की मेहनत, कैश जैसे रियल टाइम डेटा शेयरिंग मॉडल और वेब पोर्टल के जरिए घर बैठे डेटा भरने की सुविधा को एक साथ देखते हैं, जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? यदि भारत जैसा विशाल, जटिल और विविधताओं से भरा देश सफलतापूर्वक एक पूरी तरह से डिजिटल रियल टाइम ट्रैकिंग और स्वगणना पर आधारित सिस्टम लागू कर सकता है, तो क्या भविष्य में हमें हर 10 साल में इस तरह के महाअभियान की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी? अरे वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। क्या हम एक ऐसे तकनीकी युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां जन्म, मृत्यु, शिक्षा, रोजगार और प्रवासन जैसे जनसांख्यिकीय आंकड़े साल में एक बार नहीं बल्कि रियल टाइम में
लगातार एक केंद्रीय सिस्टम में अपडेट होते रहेंगे। यानी एक कंटिन्यूस डेटा फीड। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि शायद 2027 की जनगणना पुराने तरीके से हर 10 साल में होने वाली आखिरी जनगणना हो। और इसके बाद भारत हमेशा के लिए एक स्थायी, स्वतः अपडेट होने वाली डिजिटल डेटा सुविधा के युग में प्रवेश कर जाए। बिल्कुल, एक हमेशा अपडेटेड सिस्टम। ये सच में एक ऐसा विचार है जो देश के भविष्य की एक बिल्कुल नई और आधुनिक तस्वीर पेश करता है। एक ऐसा भारत जहां नीतियां बनाने के लिए पुराने आंकड़ों का इंतजार न करना पड़े, बल्कि सिस्टम हर पल खुद को अपडेट कर रहा हो। यही तो डिजिटल क्रांति का असली मतलब है। आज की इस गहन चर्चा में हमने 2027 की डिजिटल जनगणना के ऐतिहासिक सफर से लेकर इस बड़े बजट, 3 मुख्य स्तंभों और भविष्य की तकनीक के शानदार इस्तेमाल तक हर पहलू को विस्तार से डिकोड किया। ये स्पष्ट है कि ये केवल आबादी गिनने का नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य को नया आकार देने का अभ्यास है। बिल्कुल। तो इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ कि क्या ये हर 10 साल में होने वाली आखिरी पारंपरिक जनगणना होगी, हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमेशा की तरह गहरी समझ और नए विचारों के लिए हमसे जुड़े रहिए।